नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारा गद्य 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात समझने जा रहे हैं। इस गद्य के लेखक हैं मोहन राकेश। तो आज हम पहले इस गद्य के जो लेखक हैं उनका परिचय जान लें। मोहन राकेश का जन्म जालंधर में हुआ था। जालंधर पंजाब में स्थित है। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। उनके पिता को रुचि थी, इसीलिए मोहन राकेश को बचपन से ही घर में साहित्य का वातावरण मिला हुआ था। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक पढ़ाई की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य उनसे भुलाया ही नहीं जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर गुलमर्ग जो है, ये गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर और रमणीय स्थान है। वैसे तो कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो धरती का स्वर्ग है और इसलिए ज़्यादातर सैलानियों जो हैं ये गर्मी के दिनों में गुलमर्ग और कश्मीर आदि घूमने के लिए जाया करते हैं। तो कश्मीर जो है उनमें ये गुलमर्ग बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। यहाँ पर लेखक घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर उन्हें जो कुछ भी अनुभव हुआ, उस अपने अनुभव को उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत में लिखा है। लेखक कहते हैं, कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती हैं तो चौंक उठती हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती हैं। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं कि अगर हम उसे एक बार देख ले या हमारी आँख उसे एक बार देख ले तो ये चौंक उठती हैं और फिर रोज़ धीरे धीरे हम उनसे रोज़ देखते हैं, उनसे परिचित होते हैं और फिर धीरे धीरे उनके प्रति जो हमारा लगाव है वो कम हो जाता है, यानी कि हम उदास हो जाते हैं। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस, तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान देखा और कुछ देवदारों के घने झुरमुट।
जुरमुट यानी घने वृक्षों का गाढ़ा समूह, जहाँ पर खूब बहुत ज़्यादा वृक्ष होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो तब 1 घंटे भर में लेखक जो हैं वो सारा गुलमर्ग देखकर आ गए थे, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। तो लेखक कहते हैं कि बाद में लेखक कई बार महीनों भर उस स्थान पर गए, लेकिन कई बार उसे देखा, फिर भी लेखक कहते हैं कि मैंने कभी उस स्थान को पूरा नहीं देखा, या कभी उसे पूरा देखा भी नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के कारण व्यक्ति की आत्मीयता उनसे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाद में वो चाहे कितनी भी बार उसे देखे, फिर भी उसे देखने की उनकी जो चाह है वो कम नहीं होती, और धीरे धीरे उनके साथ उनकी आत्मीयता जो है वो बढ़ जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि इस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में व्यक्ति खुद को देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, कांपती तितलियों यानी और उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ी की तरह व्यक्ति खुद अपने आप को देखने लगता है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का। तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य ही इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि लेखक कहते हैं कि जब गुलमर्ग से चलता है तो वो अपने से ही बिछुड़ने का उसे एहसास होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं। तो गुलमर्ग में सपने जो हैं ये फूल बनकर उगते हैं, और आकाश जो है उस आकाश में लाल लाल छतों के ऊपर हरियाली के आर पार आकाश में सब कुछ इतना सुंदर दिखता है कि आंखें मुग्ध होकर उसे देखती रहती हैं, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, एक नए रोमांच की सृष्टि होती है। तो गुलमर्ग में इतना सुंदर वातावरण होता है, जैसे लगता है वातावरण में नई कोपलें फूट आती हैं, और हर क्षण एक नए अनुभव, एक नए रोमांच की सृष्टि वहाँ होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। बादलों के पोर्टिके यानी बरामदा, बरामदा यानी आंगन अथवा ड्योढ़ी। तो बादलों के नीचे बरामदे में लोग हरी घास पर बाहें फैलाए बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आ रही। दूर दूर सैलानी यानी मुसाफिर, प्रवासी की जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां मतलब कतारें, तो वो घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। रंगों के कुछ बिंदु यानी कि यहाँ वहाँ जो लोग बैठे हैं, रंग बेरंगी
कपड़े पहनकर ये एक रंगीन बिंदु की तरह लग रहे हैं। लोग इधर उधर हरी घास पर बैठे हैं, जिन्हें देखते लगता है कि ये रंग बेरंगी फूल खिले हैं या रंग बेरंगी बूंदे हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती हैं, यानी अचानक ही वहाँ बर्फ जो है वो गिरने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, रंगीन बिंदुओं का विस्तार मतलब वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो एक बार सिहर जाते हैं और अपने को समेटने लगते हैं, यानी सब लोग वहाँ से निकलते हैं। हरियाली का सपना कुहासे में फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जहाँ तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, कोमल, विस्तृत और निढाल। तो हरियाली का जो सपना है वो कुहासे में बदल जाएगा और रंग का जो पूरा विस्तार जो था वो एक बार फिर सहर उठेगा और अपने को समेटने लगेगा। फिर अब चारों ओर अब धुंध ही धुंध दिखाई देगी और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा वो बाहें फैली रहेगी और विस्तृत और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूलों में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। जैसे ही सूरज चमकेगा फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश के बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर फिर से भटकने लगेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। भेड़ और बकरियों के रेवड़, रेवड़ यानी झुंड, पशुओं का झुंड होता है। जैसे भेड़ बकरियां होती हैं उनका झुंड होता है, समूह होता है। तो ये भेड़ और बकरियों के जो झुंड होते हैं, रेवड़ होते हैं, ये फिर से उस पगडंडियों पर टंक जाएंगे। यानी पगडंडी यानी पग से, पैरों से चलकर बना हुआ रास्ता, जिनसे जो रास्ता बहुत ही संकड़ा होता है और उस पर पैरों से चला जा सकता है, तो उसे पगडंडियाँ कहते। एक दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक कहते हैं कि मैं गुलमर्ग की वो रात कभी नहीं भूलूंगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में समेट ले। लेखक घटा में भीगना चाहते थे। दूर से लेखक ने देखा कि एक बरसती हुई घटा आ रही है। लेखक तब होटल की एक खिड़की में खड़े थे और बहुत दूर दूर सामने से बरसती घटा को देखकर उसे लग रहा था कि ये घटा मेरी तरफ ही आ रही है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में समेट ले। अब लेखक इंतज़ार करने लगे कि कब ये बरसती हुई घटा मुझ तक पहुँचे और मुझे उसमें अपने में लपेट ले, यानी मुझे भिगो दे। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से धीर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह उससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं अपने बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। लेखक कहते हैं कि घटा अपने ऊपर आए और अपने को भिगो दे, इनसे बड़ा सुख और कोई नहीं है।
और इसीलिए आज लेखक इस घटा में भीगने के लिए घटा को जैसे कह रहे थे कि आ मुझ पर आकर बरस, और मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तो तेज थी लेकिन घटा बादल जो थे वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर जोर की गरज होती थी। तूफान बहुत था लेकिन बादल इतनी जल्दी लेखक की ओर बरसकर नहीं आ रहे थे। बार बार जोर जोर की बादलों की गड़गड़ाहट होती थी। धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने से चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। बार बार आकाश में जो है वो बिजली चमक रही थी और बिजली के चमकने से सारा वातावरण जो है वो बिजली के उजाले में जैसे स्पष्ट दिखाई देता था। बार बार लेखक को लगता था कि ये घटा जितनी जल्दी हो सके आए और मुझ पर बरसे। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। तो लेखक सामने से उस घटा को बादलों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। वो बाहें फैलाकर सामने से उस घटा का इंतज़ार कर रहे थे। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। तो अचानक हवा जो है वो रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान यानी जो लेखक की ओर जो घटा आ रही थी, तूफान आ रहा था, वो वहीं पर रुक जाता है। और किस प्रकार रुक जाता है? पर कटे पक्षी की तरह। जिस प्रकार पक्षी की पर कट जाने से वो कहीं उड़कर नहीं जा सकता, उसी प्रकार हवा के रुक जाने से बादलों की गति भी कम हो जाती है, बादल भी बरसना बंद कर देते हैं। बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझ पर भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे, मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। तो लेखक कहते हैं कि बिजली की सांसें रुकने लगी, यानी बिजली भी चमकना अब तो बंद हो गई। इसी प्रकार लेखक को जो आशा थी कि आज वो बादलों की घटा में भीगेंगे, ये भी आज अब नहीं हो सकेगा। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा, यानी मेरा जो विचार था वो गलत था। अब मैं भी नहीं भीग सकूँगा। तूफान का झोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। तो लेखक कहते हैं कि तूफान का जो झोम था वो उतर गया और साथ में लेखक का भी उतर गया। लेखक कहते हैं कि मैं कभी भी उनकी तरह, उनके समान, उनके बराबर का नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे हर क्षण किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती हैं। व्यक्ति को बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? तो लेखक कहते हैं कि वे ऐसे क्षण में थे जो जीवन में 1-2 बार ही आता है। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को वहाँ पर फिर से खींचकर ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादातर गोल्फ खेली जाती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? तो यहाँ पर दोस्तों लेखक ने अपने अनुभव को
यहाँ पर हमें बताया है। लेखक का कहना है कि गुलमर्ग ऐसी जगह है जो उसे कभी भी हम पूरा नहीं देख सकते। कई बार लेखक वहाँ पर घूमने के लिए गए, लेकिन लेखक कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा उसे देखते हैं हम उतना ही उसे अनजान होते रहते हैं, यानी गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता। अब आपको इस गद्य का जो स्वाध्याय है ये स्वाध्याय पोथी में लिखना है। आज के लिए इतना ही। अस्तु।